सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिना। आज के इस वीडियो में हम आपका पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, सो हम इसे एनसीईआरटी से कवर करने वाले हैं एंड साथ के साथ यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। हम नोट्स को भी देखेंगे एज वेल एज आपकी एनसीईआरटी लाइंस को पढ़ेंगे। तो मेन प्रेफरेंस मेरी एनसीईआरटी लाइंस पे ही रहेगा। हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करेंगे सो डैट आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना आए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपके पैराग्राफ में क्या बताया गया है, ये इंट्रो पार्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। यानी ये वाइडली एक्सेप्ट किया गया है जो साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा कि ना जो लाइफ है वो वाटर में ओरिजिनेट हुई है। सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स विद चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन रेदर देन इन ओशंस। यानी कुछ रिसर्चर्स का मानना ये है कि लाइफ आपकी ना छोटे वाटर पूल्स में ओरिजिनेट हुई है विद चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन रेदर देन इन दी ओशंस। यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन उसमें चेंज हुई है, ओशंस में ना होके छोटे छोटे वाटर पूल्स में हुई है। ठीक है, बस उसमें क्या हुआ है, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई है। अब हॉट स्प्रिंग इसका एग्जांपल दिया गया है ऑफ सच इन्वायरमेंट। यानी जिस इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे थे ना कि छोटे छोटे वाटर पूल्स में, तो उसका एग्जांपल क्या दिया है इन्होंने, हॉट स्प्रिंग का एग्जांपल दिया है। इंडिया में जो हॉट स्प्रिंग है पूगा वैली में इन लद्दाख, उसने मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर, उसमें बड़ा हाई टेम्परेचर मेंटेन हो रखा है नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके नियरली इस हॉट स्प्रिंग में आपका हाई टेम्परेचर मेंटेन है, जो कि कहाँ है, आपके लद्दाख में। इवन इन कोल्ड क्लाइमेट, मतलब कोल्ड क्लाइमेट में भी इसका जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के करीब रहता है। So these environmental conditions seem to be similar to these on the early Earth, those on early Earth about 3.5 billion years ago। यानी कि क्या चीज़ बोली गई है कि ये जो environmental conditions है ये आपकी कैसे दिखती हैं, जैसे अर्ली अर्थ पे हुआ करती थी ना ऐसी environmental condition। यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है ना आपका, तो कितने टाइम पहले, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। ठीक है, तो ये चीज़ देखी जा रही थी आपकी। अब द ऑर्गेनिज्म living in these hot springs are mostly heat loving bacteria called thermophiles। यानी कि आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इतने गर्म टेम्परेचर में, मतलब इन हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, ऑलमोस्ट हीट लविंग बैक्टीरिया। यानी वो कैसे हैं कि क्या नाम है, उनको हीट पसंद है, हीट लविंग बैक्टीरिया, तो उनका नाम क्या लिखा गया है, थर्मोफाइल्स आपका बोला गया है। विच आर यूनिसेलुलर, कैसे हैं ये, यूनिसेलुलर है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो सेल होती है आपकी, है ना, वो दो तरीके की होगी। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में दो तरीके की, एक हो गया यूनिसेलुलर, एक हो गया मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी यूनि मीन्स वन, सेलुलर यानी सेल, तो मतलब वन सेल जिसमें बैक्टीरिया ईस्ट आता। और थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स भी इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी हीट लविंग बैक्टीरिया हैं ये आपके। सो इसलिए ये किसके अंडर आ रहे हैं, यूनिसेलुलर के अंडर आ रहे हैं। मल्टीसेलुलर वाले कौन से आ गए, मैनी सेल्स है, जिनमें कई सारी सेल्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। हम भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर भी मोर देन वन सेल है, मतलब काफ़ी सारे सेल हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इसे क्या बताया गया, यूनिसेलुलर बताया गया। साइंटिस्ट फ्रॉम दी बीरबल साहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलेनो साइंसेस लखनऊ, उन्होंने स्टडी दिस हॉट स्प्रिंग्स एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड देम। यानी कि उन्होंने क्या पढ़ा कि ये जो हॉट स्प्रिंग है, इन हॉट स्प्रिंग्स को पढ़ा और ये पता किया कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनके अराउंड बहुत जल्दी फॉर्म होते हैं। दीज डिपॉजिट में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशंस एंड दे में हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल। बेसिकली इन्होंने क्या बोला, ये जो डिपॉजिट है, किसके डिपॉजिट, कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट, इनसे क्या होगा, मे हैव प्रोटेक्टेड, इन्होंने क्या किया होगा, प्रोटेक्ट किया होगा अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हार्मफुल रेडिएशन से और जो भी एक्सट्रीम कंडीशन थी उससे। सो दे में हैव ऑल्सो हेल्प, और उन्होंने क्या किया है, आपके फॉर्मेशन की हेल्प की है और फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की, है ना, ऐसा बैरियर जिससे आपकी सेल डिफाइन होती है। ठीक है, तो मीन्स इन्होंने यह प्रोटेक्शन भी दी है, इन्होंने फॉर्मेशन में भी हेल्प की है, फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। अब ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, आपको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। यानी जो सेल है आपका बेसिक लेवल पे आता है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब सबसे छोटी वाली
आप यूनिट कहो तो वो सेल है ना। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, यूनिसेलुलर, जैसे मैंने वहाँ नोट्स में बताया। वाइल अदर जैसे प्लांट्स हैं, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सारे क्या हैं, मिलियंस ऑफ सेल से बने हैं, यानी ये क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, जो कि क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अब थिंक इट ऑफ ओवर के कुछ क्वेश्चन हैं, वो हम आंसर कर लेते हैं। सबसे पहला, वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम, यानी सेल आता कहाँ से है। तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है। एंड सेल इज़ द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट, एंड सेल अकर्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड द नेकेड आइज, यानी कैसे जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुई उससे क्या है, नई नॉलेज का क्रिएशन हुआ कि कैसे जो वर्ल्ड है हमारी नेकेड आइज के बियॉन्ड समझी जा सकती है ना। तो जैसे हमने माइक्रोस्कोप्स करे, टेलीस्कोप्स बनाए, एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स बनाई, जिससे हेल्प हुआ साइंटिस्ट को, हैव हेल्प साइंटिस्ट ऑब्जर्व टाइनी सेल्स, है ना, जिससे छोटे छोटे सेल्स देख पाए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को आप देख पाए, ऑब्जर्व कर पाए, है ना, लीडिंग टू न्यू डिस्कवरीज, यानी नई डिस्कवरीज आपकी हुई और बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख पाते। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, बिल्कुल उनका साइज़ इतना छोटा है कि आप अपनी नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या है, ये सारे हमने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस किए, ये सारी चीज़ें हमने इन्वेंट की, बनाई और चीज़ें समझी। हाउ इज़ दी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कैसे सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो मैंने क्या बताया कि सेल आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। उसके पास सारे नेसेसरी स्ट्रक्चर हैं जो कि लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं। ये फॉर्म करता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म और परफॉर्म करता है सारे फंक्शन जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए इट इज़ दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दी लाइफ। ठीक है, हाउ डज अ सेल मल्टीप्लाई, अब सेल मल्टीप्लाई कैसे करता है। तो सेल आपका सेल डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई करता है, मतलब सेल डिवाइड हो रहा है, सेल आगे बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेल डिवीजन कहेंगे। वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, यानी जैसे एक सेल होता है ना, ये आपके टू डॉटर सेल्स बना देता है। ठीक है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिस हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि इससे ग्रोथ होती है, रिपेयर होता है एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इन शॉर्ट आपकी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, कैसे आपकी सेल्स बनी, थर्मोफाइल्स के बारे में, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस फॉर्म टिश्यूज़, यानी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, उनका ग्रुप। ठीक है, जैसे सेल ना, काफ़ी सारे सेल मिला के क्या बना दिए इन्होंने बना दिए टिश्यू, ये बन चुका है मेरा टिश्यू। तो सिमिलर फंक्शन जो करते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे मैं क्या बोलूँगी, उसे मैं बोलूँगी टिश्यूज़। डिफरेंट टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन, यानी अब क्या होगा, सेल से बने टिश्यूज़ से क्या बने, ऑर्गन, है ना, और सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, यानी पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया। सच एज नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे इन्होंने बनाया। तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख दूँगी कि सेल आया, ग्रुप ऑफ सेल्स को मैंने टिश्यूज़ बोला, टिश्यूज़ को और फर्दर हमने जब ऑर्गेनाइज किया तो क्या बना, ऑर्गन बना। काफ़ी सारे ऑर्गन एक साथ मिलके काम करते हैं तो क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये पूरा चीज़ है जो आपको याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल, टिश्यू, देन ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, ये पूरी चीज़ चलती है, ये चीज़ याद रखनी है। सबसे छोटा आपका सेल, देन टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। आगे पढ़ते हैं। इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, द सेल रिमेन्स द फंडामेंटल। ठीक है, तो क्या कह रहा है, भले ही जो सेल्स हैं ये आपके टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गेनाइज होके बन रहे हैं, लास्ट में ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, लेकिन जो सेल है स्टिल रिमेन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट तब भी कौन रहता है, तब भी आपकी सेल रहती है। दिस मेक्स अस वंडर हाउ मच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़। व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल, यानी डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स क्या है, कौन सी अलग अलग तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी हमारे अंदर जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं।
डू सेल्स लिव फॉर एवर और डू दे डाई, है ना, क्या सेल्स हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, बिल्कुल अमर टाइप्स हैं, या फिर वो मरते भी हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस एज वी एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स। यानी इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, आंसर्स को एक्सप्लोर करेंगे इन क्वेश्चंस के और फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स में एंटर करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी सेल्स, यानी सेल्स को पढ़ा कैसे जा सकता है, पढ़ेंगे कैसे सेल्स को, है ना, क्योंकि वो तो बहुत छोटे होते हैं, है ना। What do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate and distinct, यानी ऐसी कौन सी एबिलिटी होती है ह्यूमन आई की जिससे हम दो पास में रखे ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट और डिस्टिंक्ट, मतलब वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं एक दूसरे से, वो पहचान पाते हैं। तो इमेजिन टू टाइनी डॉट्स drawn on a piece of paper. As the dots are moved closer, there comes a point at which they can no longer be seen as separate. यानी मेरी ना दो पॉइंट्स हैं, एक वाइट पेपर है जैसे, यही समझ लो, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक क्या नाम है डॉट लगाई है। अब क्या है, ये दूर दूर है तो मुझे समझ में आ रहा है कि अलग अलग डॉट्स हैं, है ना। अब जैसे ही मैं पास में लेके आऊँगी तो क्या होगा, ऐसा पॉइंट आने लगेगा, जैसे मैंने इसे और इधर कर दिया, इसे मैंने और पास में कर दिया, ठीक है, अभी भी सेपरेट दिख रहे हैं, बट जब मैं इन्हें ऐसे कर दूँगी, साथ में मिला दूँगी, है ना, देन अगेन फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। दोनों को एक साथ मिला दो तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, मतलब ऐसा। अभी तो मैंने दो डिफरेंट करके दिखाए हैं जिससे कि समझ में आ पाए, बट अगर जैसे मैंने यही दो डॉट्स ऐसे ले ली सेम कलर्स की, ठीक है, उसको फिर मैंने पास पास लाना चालू किया तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा ना जिसमें ये दोनों एक ही डॉट लगेगी। दिस इज़ लुकिंग लाइक अ वन सिंगल डॉट, एक सिंगल डॉट दिख रही है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे यही चीज़ आपकी बताई गई है कि वो फिर आपको सेपरेट नहीं दिखेंगे, है ना, दे विल नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट। सो व्हेन व्यूड फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर, यानी अगर 25 सेंटीमीटर से देखा जाए, फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई, मतलब 25 सेंटीमीटर क्या है, नियर पॉइंट है ह्यूमन आई का। 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 mm कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट, यानी 2 पॉइंट जो कि आपके 0.1 mm से के दूरी पे हों, इतने उससे सेपरेटेड हों, वो आपके डिस्टिंक्ट कहलाए जाएंगे, यानी वो क्या है, अलग अलग हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग हैं, वो दोनों पॉइंट्स अलग हैं, अदरवाइज वो एक सिंगल पॉइंट की तरह दिखेंगे। इसी को आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी ऑफ द ह्यूमन आई, यानी जो कि क्या है 0.1 mm है। इससे कम होगी तो हमें वो सिंगल पॉइंट की तरह दिखेगा, हम उसे क्या नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, उसे सेपरेट नहीं देख सकते, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अ सेल इज़ यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन, यानी जो सेल होता है वो यूजुअली बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है जो हमारी अनएडेड आइज़ यानी आपकी नेकेड आइज़, ठीक है, यानी आप बिना किसी माइक्रोस्कोप या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट के बिना आप नहीं देख सकते उस सेल को, मतलब हम जो नॉर्मल नेकेड आइज है उसके थ्रू नहीं देख सकते, तो इतना छोटा होता है। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल दैट आर मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई, यानी इससे एक क्वेश्चन उठता है कि कैसे फिर सेल बायोलॉजिस्ट ने आपके स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल को पढ़ा, है ना, जबकि वो तो हमारे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई से भी कम था, है ना, 0.1 mm से भी कम है उनका साइज़, तो फिर कैसे पढ़ लिया, है ना, फिर कैसे आया, कैसे पता चला ऐसे दिखते हैं, ऐसे फंक्शन करते हैं, है ना। सो उसी को समझाते हुए वो क्या कह रहा है, यू हैव लर्नड अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, यानी हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा, हाँ हमने 8th क्लास में पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, है ना। अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दैट इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस आर यूज फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस और या फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी कंबाइन करके लेंसेज को, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज किसी भी चीज़ को। सो एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस यूज़ होता है आपके किसके लिए, ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन के लिए। अब मैग्निफिकेशन का काम क्या होता है, टू मेक इट अपीयर लार्जर, यानी मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, टू मेक द इमेज या मेक द पार्टिकल बिगर, कि जिससे कि वो क्या लगे, बड़े लगें, यानी हम क्या कर सकें, देख पाएँ अच्छे से, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में जिन्होंने आपकी सेल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, ठीक है।
सो द नेम ऑफ दैट पर्सन इज़ रॉबर्ट हुक। तो आपके रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, वो ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया सेल को। कौन से ईयर में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन 1665 यूजिंग अ सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप। यानी उन्होंने क्या किया, खुद का सेल्फ डिज़ाइन, अपने खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से एक सेल को ऑब्जर्व किया। और उस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कितनी थी कि कितना जूम इन कर सकता है। मैग्नीफिकेशन मतलब बड़ा करना, जूम करना, है ना। जब आपको कोई इमेज नहीं दिखती तो जूम इन करते हैं, जैसे मैं ऐसे जूम इन कर रही हूँ, तो ये क्या है, मैग्नीफाई करनी मैम, है ना, मैग्नीफिकेशन करनी। सो कितना कर सकता था, 200 से 300x मैग्नीफिकेशन करवा सकता था। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, यानी आपकी क्या की, उन्होंने एग्जामिन किया थिन स्लाइस ऑफ कॉक को, यानी कॉक की एक थिन स्लाइस को ऑब्जर्व किया, है ना, एग्जामिन कर रहे थे, उसके पढ़ रहे थे, माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे। तो उन्हें क्या देखा, ही ऑब्जर्व स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स एंड नेम देम सेल्स। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि छोटे छोटे ना स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं, और उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, सेल नाम दे दिया। ठीक है। इन स्कूल लेबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी आपके स्कूल में तो क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप वगैरह को यूज़ किया जाता था, जिससे कि आप क्या कर दो, अभी भी यूज़ होता है बेसिकली, तो मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगा के, जैसे 10x 40x, कितना जूम इन, कितना मैग्नीफिकेशन चाहिए उस अकॉर्डिंग, जिससे कि आप बेटर मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को अचीव कर पाओ विजिबल लाइट के अंदर। एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड यूज इट टू ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। यानी आपके जो स्कूल में माइक्रोस्कोप है, स्कूल लेबोरेटरी में आप उसको देखो, ऑब्जर्व करो उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है। अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी जो माइक्रोस्कोप है उसका काम ही यही है, मैग्नीफिकेशन, है ना, मतलब बेसिकली मैग्नीफाई करना, बड़े ही करना इमेज को किसकी, जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है। कैन यू एस्टिमेट एक्चुअल साइज, यानी क्या आप उसका एक्चुअल साइज एस्टिमेट कर सकते हो, वो पूछा गया हमसे। यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर बताया गया है, देखो क्या क्या दिया है यहाँ पे। देखो आई पीस है, जहाँ पे ना आप क्या करोगे, अपनी ना आँख ऐसे आँखों से देखोगे ना, तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे आप ये क्या नाम है, अपनी आईज से देखोगे ना, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, जो ये स्टेज है ना, स्टेज पे आपका रखा जाएगा वो चीज़ वहाँ। ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, आई पीस ऊपर है ना, जहाँ से आप आँख लगा के ऐसे देखोगे, एक आँख बंद करके ऐसे देखते हो ना पूरा, वो कोर्स एडजस्टमेंट आपका बॉडी ट्यूब है, ये ऊपर नीचे हो जाता है, स्लाइड हो जाता है, थोड़ा ऊपर करना है, थोड़ा नीचे करना है, एडजस्ट हो जाता है। फाइन एडजस्टमेंट नोब है आपका, हैंडल है जहाँ से आप इसे पकड़ोगे, ये यू शेप्ड आपका बेस है, जिससे कि ये जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट मिल पाए। ठीक है, ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स पे भी दिखा रखा होगा, अगर ये रहा स्ट्रक्चर बाकायदा, देखिए ये पूरा बना हुआ है, नोट्स में भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, आप देख सकते हो। ठीक है, आप एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे, एक्टिविटी में क्या है, लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल। यानी हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं सेल के साइज को। टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर्स मार्किंग, यानी मार्किंग वाला आपको एक ट्रांसपेरेंट रूलर लेना है। ठीक है, स्केल। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नॉब एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आई पीस एंड मेजर इट इन mm। यानी आप क्या करो, रूलर को जो है अपनी माइक्रोस्कोप के स्टेज इज़ दिस रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप क्या करते हो, अपना ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो, जो भी आपको देखना है। स्लाइड होती है ना, बेसिकली पतली पतली स्लाइड्स होती हैं, उसमें रख के आप देखते हो। और फोकस करो एडजस्टमेंट नॉब से। ठीक है, फाइन एडजस्टमेंट नॉब से क्या होता है ना, ये चीज़ एडजस्ट होती है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना वो एडजस्ट होता है। ठीक है, उससे आपने किया एंड ऑब्जर्व करो सर्कुलर फील्ड के डायमीटर को, है ना, ऑफ द व्यू थ्रू द आई पीस के थ्रू, और उसे mm में ऑब्जर्व करो। डायमीटर को कन्वर्ट करो फ्रॉम mm टू माइक्रोमीटर। ठीक है, सपोज जो डायमीटर है विजिबल फील्ड का वो 5 mm है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 5000 माइक्रोमीटर हो जाएगा। अब रूलर को हटा दो, रिमूव कर दो, और एक अनियन पील स्लाइड को प्लेस कर दो स्टेज पे। ठीक है, एक स्लाइड है अनियन पील वाली, उसको आपने रख दिया।
फोकस ऑन दी स्लाइड, यानी स्लाइड पे फोकस कर दो, काउंट करो द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू इन वन स्ट्रेट लाइन। यानी अब क्या करो, स्लाइड पे फोकस करो और काउंट करो कितने नंबर ऑफ सेल्स वहाँ प्रेजेंट है उस फील्ड के व्यू के डायमीटर के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन में एस्टिमेट करना है। तो देखो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन बताया हुआ है, कैसे कन्वर्ट करोगे कि 1 मिलीमीटर है ना वो 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, इसलिए तो उसने कहा कि 5 mm है तो कितना हो जाएगा 5 × 1000 दैट इज 5000 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इसका ना पूरा फॉर्मूला है। एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पील सेल, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से आपको नंबर ऑफ सेल डिवाइड करने, मतलब जो डायमीटर है जितना विजिबल फील्ड दिख रहा है आपको माइक्रोमीटर में उसका डायमीटर लेना है अपॉन आपको जितनी सेल्स उस डायमीटर के अलॉन्ग है नंबर ऑफ सेल्स उसको लिखना है। सो आपको मिल जाएगा सपोज 25 सेल्स आपके देख सकते हो आप डायमीटर के अलॉन्ग, तो उस केस में क्या होगा साइज एक अनियन सेल का हो जाएगा। आप क्या करोगे पूरा क्या है जैसे 5000 में, ठीक है डायमीटर कितना 5000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5000 अपॉन नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 25, तो अपॉन 25, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 200 माइक्रोमीटर्स। क्लियर हुआ, यही आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप अनियन पील सेल का एस्टिमेटेड साइज निकाल पाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे पूछा था ना हमें कि एक्चुअल साइज निकाल सकते हैं नहीं, एस्टिमेट कर सकते हैं नहीं, तो उसी चीज़ की एस्टिमेशन के लिए हमें ये एक्टिविटी बताई गई है। ठीक है, इफ़ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ एन अनियन पील सेल इज 200 माइक्रोमीटर, हाउ मच डज अ लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल, ये पूछा जा रहा है। देखो द टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन इट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है कि जो टोटल मैग्नीफिकेशन है माइक्रोस्कोप का वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर पे, जो आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर है वो, और उसका ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, आई पीस इज दिस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज दिस। ठीक है, इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इफ़ बोथ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस हैव मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10x, यानी आई पीस भी ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों की मैग्नीफाइंग पावर 10x है। ठीक है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 10 × 10 100x, इसका मतलब जो सेल है उसका एस्टिमेटेड साइज 200 माइक्रोमीटर होगा, विल अपीयर 100 टाइम्स लार्जर, यानी जो एस्टिमेट साइज हमने सेल का निकाला 200 माइक्रोमीटर वो आपका कितना गुना बड़ा दिखेगा, वो आपको 100 टाइम्स बड़ा दिखेगा, ये चीज़ होगी। Thus, a microscope allows us to see very small structure clearly and is an essential tool for studying the cell structure। यानी इसलिए माइक्रोस्कोप आपका क्या है, एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्मॉल स्ट्रक्चर्स को बहुत आसानी से देख पाते हैं एंड साथ ही के साथ आप क्या नाम है पढ़ भी पाते हो स्ट्रक्चर को। ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग इट्स 3 मेन फीचर्स, यानी साइंटिस्ट ने क्या किया ओवर द ईयर ये माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया है। कैसे, 3 मेन फीचर्स को चेंज करके इम्प्रूव करके। सबसे पहला है मेरा रेजोल्यूशन, ठीक है, मतलब कितनी क्लैरिटी से मैं देख पा रही हूँ। दूसरा है मेरा कंट्रास्ट, यानी आपके ब्राइटनेस के बीच में, यानी कोई चीज़ जैसे डार्क होती है ना, कंट्रास्ट में क्या है ना, कोई चीज़ डार्क है तो वो और डार्क है, कोई चीज़ लाइट है तो उससे ना डिफरेंट दिखेगी, मतलब ऐसा कंट्रास्ट बढ़ाने में कि ना पीछे वाला अगर ऑब्जेक्ट डार्क है ना तो वो लाइट वाले से बिल्कुल सेपरेट दिखे। ठीक है, जैसे ये 2 डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, ये क्या है जैसे ये इसके पीछे है तो ये उतना ही रेड लगे, है ना, और ये इतना ही ब्लू लगे, मतलब ऐसा कंट्रास्ट मैं कलर के हिसाब से बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो डिफरेंस ब्राइटनेस के बीच में बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो ब्राइटनेस का फ़र्क आ रहा है किसी भी आपके ऑब्जेक्ट के बीच में ना, तो वो आप सही से बता पाओ, वो डिफरेंस दिख पाए अच्छे से, तो कंट्रास्ट है। तीसरी चीज़ है मैग्नीफिकेशन, यानी कितने अच्छे से आप क्या कर सकते हो मैग्नीफाई कर सकते हो। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है इससे क्या है आपका माइक्रोस्कोप पावरफुल टूल में कन्वर्ट हो रहा है फॉर स्टडिंग सेल्स को पढ़ने के लिए। यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ लोअर सरफेस ऑफ कोलोकैसिया लीफ ऑब्जर्व्ड अंडर अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी SEM के अंडर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपका ये है कोलोकैसिया लीफ। ठीक है, इसकी आपने क्या की है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है लोअर सरफेस का ऑफ कोलोकैसिया लीफ शोइंग स्टोमेटा, इसमें उसका स्टोमेटा दिख रहा है। ठीक है, ये जो सरफेस दिख रहे हैं ना आपको, दिस इज़ बेसिकली स्टोमेटा का लोअर सरफेस।
आई होप सो इतना पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे, ठीक है। सो यू हैव लर्न दैट सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, यानी आपको पता है जो सेल्स हैं वो आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड कलेक्टिवली परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को। सो फॉर दीज सेल्स टू फंक्शन एज अ यूनिट दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर विद देयर सराउंडिंग्स। These interaction occurs at the cell boundary, यानी क्या है, ये जो सेल्स हैं अगर ये एज अ यूनिट फंक्शन करते हैं तो वो अपने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करनी चाहिए, अपनी सराउंडिंग के साथ भी, और एक दूसरे सेल के साथ भी इंटरेक्ट कर पानी चाहिए। These interactions occur at the cell boundary, ये इंटरेक्शंस कहाँ होते हैं, सेल बाउंड्री पे होते हैं, जहाँ सब्सटेंस क्या करता है, मूव करता है बिटवीन दी सेल्स एंड देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी ये आप मान लो आपका घर का गेट, ठीक है, दिस इज़ योर घर का गेट, है ना। थोड़ा सा ये टिल्ट हो गया है, मैं स्ट्रेट बना देती हूँ। घर का गेट मैं थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे रही थी ऐसे करके, जैसे घर है ना तो दोनों साइड के लोग दिखाऊंगी। एक यहाँ घर पे ना आपके जैसे जेप्टो ब्लिंकेट है ना, मतलब कोई आपकी डिलीवरी आ रही है, ठीक है, यहाँ वाला पार्सल वाला बंदा है, ठीक है, और एक आप खड़े हो वहाँ पे लेने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जब तक आप इस बंदे को एंट्री नहीं दोगे, है ना, जब तक आप गेट नहीं खोलोगे इसके लिए, तब तक आप पार्सल नहीं ले पाओगे। अगर मतलब ये जानने वाला पर्सन होना चाहिए, अगर ये सेल जानता है इसको, है ना, या यूज़फुल है, ठीक है, तो ही ये अंदर आने देगा, एंट्री देगा, है ना। अंदर आने का मतलब ये नहीं है कि मतलब क्या नाम है, मैं कह रही हूँ कि डिलीवरी वाले भैया अंदर आए सामान रखेंगे, नहीं, मैं ये कह रही हूँ उनसे लेने के लिए भी तो दरवाज़ा खोलोगे ना, तो ऐसी चीज़, ठीक है। तो बेसिकली मैं वो एग्जांपल बता रही हूँ कि गेट जो है ना, गेट उसकी तरह सेल बाउंड्री की तरह है, यानी आपके घर का जो गेट है वो बाउंड्री की तरह है। अब वो कौन पार कर सकता है, जो आपका नोन होगा वही जा सकता है। अगर आप इस बंदे को अलाउ करोगे अंदर जाने के लिए, जैसे आपका लेट सपोज ये कोई फ्रेंड है, ठीक है, जब तक आप इसे अलाउ नहीं करोगे अंदर आने के लिए तब तक ये आएगा नहीं आएगा। अगर ये कोई आपका अननोन पर्सन है, कोई अननोन है, तो क्या आप इसे अलाउ करोगे, तो आप इसे अलाउ नहीं करोगे। तो बेसिकली सेल का भी यही है, वो सिर्फ अपने यूज़फुल चीज़ों को अंदर लेता है ना। कोई भी यूज़फुल चीज़ हुई वो उसको अंदर लेगा, बाकी अगर कोई वेस्ट चीज़ है जो उसके मतलब की नहीं है उसको वो अंदर नहीं लेता। तो ये सेम चीज़ इसके संग है। तो जो सब्सटेंस है यहीं से मूव करेगा अंदर या बाहर सेल के और उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में, तो वो है सेल बाउंड्री। इवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज मटेरियल्स एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, यानी इवन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं वो भी आपके मटेरियल्स को एक्सचेंज करते हैं और इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, आपका यूनिवर्सल फीचर है सेल का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, थिन बाउंड्री, जो मैं सेल की बाउंड्री कह रही हूँ ना वही है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के ऊपर एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, उसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक सेल को सराउंड करती है, प्रोटेक्ट करती है उसके अंदर के कंटेंट को, ठीक है। घर के अंदर का सामान रखा हुआ है वो कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है, वो वही गेट है आपका मेन गेट जिससे प्रोटेक्ट हो पाएगा, या आपकी क्या नाम है, जो लॉकर है, लॉकर की चाबी है ना, लॉकर आपका लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें, मतलब इस तरीके से समझो, ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू, जो कि आपकी इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल को डिफाइन करता है, जिसे आप इज ऑल्सो कॉल्ड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे आप क्या कहते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के दो नाम, एक और नाम हो गया सेल मेम्ब्रेन का, दूसरा नाम क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये याद रखना आपको, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ऑल्सो इसे हम क्या बोल सकते हैं, सेलेक्टिवली, ये होती कैसे है बेसिकली, बोल क्या सकते हैं, मतलब ये क्या, इसे क्या बोलेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल, ये होती कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी सेलेक्टिव है कुछ चीज़ों के लिए, मतलब कुछ को तो ये पास करा देगी, कुछ को ये ब्लॉक कर देंगे, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो आपका नोन पर्सन है उसको आने देगी, है ना, उसको आप आने देते हो घर में, है ना, और जो आपका नोन नहीं होता उसे रोक देते हो कि हाँ कौन हो भाई, आप नहीं आ सकते आप अंदर, ठीक है, ऐसे कर देते हैं ना। जैसे घर पे मम्मी पापा नहीं होते, नहीं अभी कोई है नहीं तो हम नहीं आपको एंट्री दे सकते, ऐसा वाला, ठीक है। तो ऐसे क्या है, गेट पे है, गेट वाली बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे समझो, है ना। तो क्या हुआ
कि सेल मेम्ब्रेन को चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे वाटर की ज़रूरत हो गई, मिनरल्स की ज़रूरत हो गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा हाँ पास करा लिया। अब कोई टॉक्सिक मटेरियल आना चाह रहा है तो वो उसे क्या अलाउ करेगा? नहीं, उसे क्या कर देगा? भाई तुम दूर रहो, ब्लॉक कर देगा उसे। क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, ठीक है। हमें भी कोई पसंद नहीं आता, कोई ऐसे अननेसेसरी मैसेज करता है, स्पैम करता है तो हम ब्लॉक कर देते हैं। तो वही चीज़ है, क्योंकि किसी को आप ब्लॉक कर दे तो किसी को आप पास करने देते हो, है ना। तो ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन का काम है। सेल मेम्ब्रेन भी उसका जो यूजफुल सब्सटेंसेस है ना, कुछ सब्सटेंस को पास करने देता है, कुछ सब्सटेंस को वो क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो यू लर्न हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ एल्वुलाई इन द सेल्स। यानी क्या आपने सीखा कि कैसे आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करते हैं ये एल्वुलाई की मेम्ब्रेन में, इन दी लंग्स। कैसे जो स्ट्रक्चर हैं आपके सेल मेम्ब्रेन का इन दी सेल ऑफ एल्वुलाई, वो कंट्रोल करता है मूवमेंट को ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस इट। वही आपके जो क्या है मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करता है कि कौन सा सब्सटेंस जाएगा, कौन सा सब्सटेंस नहीं जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। पीछे शायद रेडी टू गो बियॉन्ड वाला पॉइंट रह गया था, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से समझा देती हूँ। रेडी टू गो बियॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाया है। अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप, साइंटिस्ट आपके पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी लेते हैं, जो कि रिवील करता है फाइन डिटेल्स ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर, है ना। बहुत डिटेलिंग में ये सेल का स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट नहीं, आपका क्या यूज़ करता है? ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है, जिससे कि हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस बनती हैं और अलाउ करता है सेल स्ट्रक्चर को एट द नैनोमीटर स्केल विद रिमार्केबल क्लैरिटी। यानी नैनोमीटर स्केल पे भी आपका जो सेल स्ट्रक्चर है उसकी काफ़ी रिमार्केबल क्लैरिटी के साथ ये इमेज देता है, मतलब वो दिखाता है इतने अच्छे से। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। कितना छोटा है 1 नैनोमीटर, समझ गए। चलो, हम थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाले पे। सेल वाले में आपका हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें लिखी हैं आपकी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल है क्योंकि कुछ चीज़ों को पास करने देते हैं, कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं, है ना। और कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करते हैं आपके एल्वुलाई में, कैसे वो आपकी जो मेम्ब्रेन है वो मूव करती है। तो लेटस एक्सप्लेन वाला, लेटस एक्सपेरिमेंट वाला ये पार्ट है, इसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है ये? यहाँ से पढ़ लो चाहे वहाँ से पढ़ लो। लेटस एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू 2 पीस। यानी किचन नाइफ से आपने क्या पोटैटो को 2 पीस में आपने क्या किया? कट कर दिया, रफली इक्वल साइजेज में। मेजर करो, रिकॉर्ड करो इनिशियल वेट दोनों पीसेस का यूजिंग अ वेइंग बैलेंस, ठीक है। वेट करना है उसका, वे करना है उसको। अब एक पीस पोटैटो का बीकर ए में कर दो जहाँ प्लेन वाटर है। पोटैटो जो बीकर बी में डाला है उसमें 20% सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन पड़ा होगा, मतलब इसके अंदर क्या है? शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन डाल दो 20%, और बीकर ए वाला प्लेन रखो, सादा, ठीक है, सिंपल। लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट एन आवर, यानी अनडिस्टर्ब रखो, उसे छेड़ो नहीं 1 घंटे तक, है ना। और अनटिल यू नोटिस अ विजिबल चेंज, यानी अगर जब तक तुम्हें कोई विजिबल चेंज नहीं दिखाई दे रहा तब तक उसे छेड़ो मत। इन दी साइज ऑफ पीसेज, यानी पीसेस के साइज में डिफरेंस जो आएगा उसके अकॉर्डिंग मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है फाइनल वेट हर एक पीस का। कैलकुलेट कर लो डिफरेंस बिटवीन दी आपका इनिशियल एंड देयर फाइनल वेट्स, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया आपने? ऑब्जर्व किया होगा कि जो पोटैटो ए है ना, जो मतलब बीकर ए में जो पोटैटो का पीस था वो देख लो। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ये थोड़ा सा स्वेलन है, ठीक है, ये देखो, लाइक मतलब थोड़ा सा फूल गया है ना। और पोटैटो का पीस बी वाला जो है ना वो क्या हो गया है? थोड़ा सा श्रिंक हो गया, यानी पतला हो गया है ना, थोड़ा सा सुकड़ गया, ऐसी चीज़, ठीक है। तो क्या इन्फर करते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन देयर वेट, यानी वेट में क्या चेंज आया होगा? अब सबसे पहले जो वेट है पोटैटो पीस का बीकर ए में वो इंक्रीज हो गया, वाइल जो पोटैटो जो बीकर में था, है ना, उसका पीस, उसका वेट डिक्रीज हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है उसने पानी को अलाउ किया टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट द शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन। यानी कि उसने क्या किया, जैसे आपका पोटैटो पीस है उसमें क्या अलाउ हो गया? देखो ये मेरा पोटैटो है जैसे, ठीक है, इसके अंदर इसने अलाउ क्या कर दिया? इसने अलाउ क्या कर दिया? वाटर कर दिया, कि हाँ वाटर तुम आ सकते हो, जा सकते हो। लेकिन किसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया? किसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया? आपके सॉल्ट या फिर आपने जो शुगर सोल्यूशन लिया था उसका,
वो नहीं जा सकता, इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। बट नॉट द शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, है ना, उसके मॉलिक्यूल्स को आपने नहीं करेंगे। सोल्यूशन तो ये पूरा ही बन जाता है, सोल्यूशन तो तब जब डालते हो तब बनता है, तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अब इससे क्या पता चला, जब वाटर आपके मूव करता है फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट, यानी जब ज़्यादा पानी होगा कम सॉल्यूट होगा, ठीक है। जहाँ देखो ज़्यादा पानी होता है सॉल्यूट कम होता है, डैट इज डाइल्यूट, है ना। और जहाँ पे आपका जो सॉल्यूट की मात्रा है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। पहले इसका डिफरेंस समझते हैं, डाइल्यूट का एंड कंसनट्रेटेड का, ठीक है, डाइल्यूट का एंड कंसनट्रेटेड का, ठीक है। सो बेसिकली डाइल्यूट में क्या होता है, आपका सॉल्यूट वो कम होता है, आपका सॉल्यूट कम होता है। वहीं कंसनट्रेटेड में आपका सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा होगा। डाइल्यूट में आपका ये जो पानी है, जो पानी है वो ज़्यादा होता है, वाटर इज मोर। कंसनट्रेटेड में वाटर बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए ये क्या है, आपका कंसनट्रेटेड कहलाया जाता है। जैसे एसिड वगैरह भी होता है ना आपका, एक आपने सुना होगा कंसनट्रेटेड, एक सुना होगा डाइल्यूट। डाइल्यूट वाला आपका हार्मफुल एज सच नहीं होता, लेकिन कंसनट्रेटेड वाला बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसको ना बिल्कुल आप ऐसे क्या नाम है, लाइटली नहीं ले सकते, है ना। अगर वो गिर गया तो आपका हाथ, स्किन पूरी जला देता है। तो मतलब कंसनट्रेटेड वाला ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं एसिड की बात करूँ। अगर मैं नॉर्मल सोल्यूशंस की बात कर रही हूँ तो डाइल्यूट में आपका वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है ना, तो देखो जैसे डाइल्यूट हो गया बड़ा क्या नाम, पानी पानी सा ऐसा वाला वो आता है डाइल्यूट सुन के, ठीक है। तो डाइल्यूट क्या है, पानी ज़्यादा, ठीक है, ऐसे याद रखो, डाइल्यूट में पानी ज़्यादा, कंसनट्रेटेड यानी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो, उसमें ना ऐसा समझो कि बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। तो भरा किससे होगा, कोई सॉल्यूट है, कोई चीज़ है, पैक कर रखा है, तो वो चीज़ उससे भरी हुई है ना, तो सॉल्यूट ज़्यादा है बेसिकली। बस अगर तुम वाटर का याद कर लोगे या सॉल्यूट का याद कर लोगे सो ही तुम्हें याद हो जाएगा। डाइल्यूट का याद रखो, पानी ज़्यादा होता है, कंसनट्रेटेड में पानी कम होता है, एंड वाइसा वर्सा आपका सॉल्यूट, वैसे लिखते हैं ना। तो एक चीज़ याद कर लो, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगी। तो क्या है ना, जब आपका पानी जब आपका ना वाटर मूव करता है ज़्यादा आपके पानी वाले एरिया से कम पानी वाले एरिया में, अंटिल दोनों एरियाज़ का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाता। सो दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी हम अभी कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बता भी रखा है, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, आपका हाई वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन के बारे में, यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ लिखती हूँ, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ लिख देते हैं। वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा से कहाँ जा रहा है, वाटर कंसंट्रेशन कम वाले में, समझ में आया? मतलब हाई वाटर एरिया के, हाई वाटर रीजन से लेस वाटर रीजन में जा रहा है, अंटिल आपकी क्या हो रही है, पानी की कंसंट्रेशन इक्वल। क्योंकि ये क्या है ना, इसमें आपको बैलेंस बनाना होता है। सारी चीज़ें किस चीज़ की खेल है, सारी चीज़ों का खेल ही बैलेंस बनाने वाला है, ठीक है। सारी चीज़ें देखो, नेचर में बैलेंस नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो इसी वजह से आपका जो ये पानी है वो किस से मूव किया, अब मोर वाटर, ज़्यादा पानी वाले रीजन से मूव किया टू दी लेस वाटर, है ना। सो यही मूवमेंट पानी का एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस में आपका क्या है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है, यानी जैसे सेल मेम्ब्रेन की मैंने बात की थी। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से ये मूवमेंट होता है पानी का, फ्रॉम हाई वाटर रीजन टू लेस वाटर रीजन, वहाँ तक। तो ये क्या हो जाता है, आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाया जाता है, ठीक है। अब ना एक और प्रोसेस की बात की गई है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है विदाउट अ मेम्ब्रेन, यानी इसमें ना मेम्ब्रेन नहीं होती। ऑस्मोसिस में मैंने क्या बताया कि आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन डिफ्यूजन में नहीं होती। तो ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है, पानी का डिफ्यूजन है अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन भी वही चीज़ है, देखो यहाँ पे लिखा है आपका, डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू अ लोअर कंसंट्रेशन विच अकर्स इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। यानी पार्टिकल्स का मूवमेंट किससे हो रहा है, हायर से
हायर रीजन से, है ना, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हायर रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में, हायर कंसंट्रेशन वाले से लो कंसंट्रेशन वाले में, और इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। सो ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ही है पानी का अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो प्लांट्स में क्या है, जो पानी है वो किससे एंटर करता है, सॉइल से एंटर करता है, बाय रूट्स सेल, बाय दिस प्रोसेस ऑस्मोसिस। किसके प्रोसेस से होता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। यहाँ देखो, तो सिंपल सी बात क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, आपका ज़्यादा पानी वाले रीजन से लेस पानी वाले रीजन में डिफ्यूजन, वही है, मतलब ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ वाटर ही है, जिसमें नेट आपका मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में। बट ऑस्मोसिस में सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक व्हाट इफ वाला क्वेश्चन है, उसे और कवर कर लेते हैं। व्हाट इफ में क्या बोला है कि मंग मीन सीड्स आपकी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रखा गया आफ्टर सल्यूटिंग इन वाटर फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे के लिए रखा, क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू देम। तो देखो, जब आपके कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रखा गया है ना, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में मतलब क्या होगा कि पानी उसमें कम है, सॉल्यूट उसमें ज़्यादा है ना, 12 घंटे के लेगा। तो क्या होगा कि पानी अगर कम है तो वाटर विल, देखो इसमें क्या लिखा है, वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। सेल क्या करेगी, पानी को लूज़ करेगी, है ना, पानी को लूज़ करेगी तो सीड्स क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, यानी पतली हो जाएंगी, मतलब सिकुड़ जाएंगी। एंड बिकम रिंकल्ड और मे इवन डाई इफ़ लेफ्ट फॉर लॉन्ग, यानी अगर आपका थोड़े लंबे समय तक और रखा तो क्या हो जाएगी, ये आपकी सीड्स ख़त्म भी हो सकती हैं, ठीक है, पतले हो जाएंगे सीड्स, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ये जैसे मेरा ना, मैंने यहाँ बना लिया आपका बीकर, ठीक है, ये बीकर है, बीकर के अंदर मेरी सीड्स रखी हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही डॉट डॉट से दिखा रही हूँ, ये मेरी सीड्स रखी हैं, ठीक है। सोल्यूशन कैसा है मेरा, सोल्यूशन मेरा कंसनट्रेटेड है, यानी पानी की कंसनट्रेशन यहाँ कम है। तो अब क्या होगा, यहाँ जो ये जो सीड्स हैं, सीड्स में तो पानी की कंसनट्रेशन कैसी हो गई, सीड्स में पानी की कंसनट्रेशन कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई। अब देखो यहाँ जो है, ये जो पानी की कंसनट्रेशन है, ये आपके इसमें पानी कम है, पानी का अमाउंट कम है, और यहाँ पे आपकी जो सीड्स है उसमें पानी, आपका पानी कंसनट्रेशन फिर तो ज़्यादा हुई। तो क्या होगा, मूवमेंट आपका होगा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन होगा तो सेल क्या करेंगी, सेल विल श्रिंक, सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, यानी सिकुड़ जाएगी, है ना। मतलब देखो पानी तो निकल गया उसके अंदर से, पानी निकल गया तो श्रिंक हो गया, है ना, वो पतली हो गई। ऐसा अगर ऐसा होता कि ये डाइल्यूट में होते, ठीक है, अगर दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीके से, ये वापस से मैंने वही सीड्स रख दी हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपके सीड्स में ना पानी की, ये जो आपका यहाँ पे कंसनट्रेशन दे रखी है इस चीज़ की, सोल्यूशन की, वो डाइल्यूट है, यानी पानी के कंसनट्रेशन यहाँ ज़्यादा होता, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पानी का कंसनट्रेशन यहाँ कम था। तो क्या करती, जो वाटर का मूवमेंट होता हाई रीजन से लो रीजन में जाता, तो बेसिकली यहाँ क्या कर जाती, ये स्वेल कर जाती, सेल जो सीड्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें बताई हुई है व्हाट इफ में, ठीक है। आई होप सो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एक सेल को हमने सॉल्ट के अंदर रखा, इसने कहा कि सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन में रखा और डिफरेंट कंसनट्रेशन, तो क्या होगा, तो आउटसाइड सेल है ये वाली चीज़, ठीक है, कंडीशन ऑफ सोल्यूशन आउटसाइड सेल, डायरेक्शन बताया वाटर मूवमेंट का, इफेक्ट क्या पड़ रहा है और क्या होगा, ठीक है। अगर सॉल्यूट कंसनट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम की इंटरसेलुलर मीडियम के बराबर, यानी बाहर और अंदर ना बैलेंस बना हुआ है, सेम है, मतलब अगर बाहर उतनी कंसनट्रेशन है तो अंदर भी उतनी कंसनट्रेशन है, तो क्या हमें चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं, हमें तो बैलेंस बनाना था, इसलिए तो हमारा जो मूवमेंट है वो होता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन इसलिए तो होता है बैलेंस बनाने के लिए। अब यहाँ तो ऑलरेडी बैलेंस बना हुआ है, ये तो क्या नाम है, ये क्या है, आइसो कंडीशन है, बेसिकली क्या है कि बैलेंस कंडीशन है। आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब हुआ सेम, तो आइसोटोनिक, तो सेम कंडीशन रहेगी तो आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो डायरेक्शन क्या हुई, देखो क्या है, बराबर रहा, कोई भी नेट मूवमेंट इसमें आपका नहीं हुआ, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, सेल आपकी नॉर्मल रहेगी, मतलब नॉर्मल साइज़ की रहेगी, ठीक है। ऑल्सो कोई भी चेंज आपके साइज़ में नहीं आएगा। व्हाट इफ इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन फॉर लॉन्ग, ठीक है, अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन ज़्यादा दे रहे हैं तो कोई चेंज आएगा ही नहीं सेल की शेप और साइज़ के अंदर,
है ना। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट तरह के सोल्यूशन पे जाते हैं जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आपको क्या बोली गई है, यहाँ पे अंदर तो आपकी क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन, आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर मतलब बाहर तो आपकी कम है, अंदर ज़्यादा है, ठीक है, अंदर ज़्यादा है। तो वो क्या हो जाएगा, पानी क्या मूव करेगा, पानी मूव्स इनटू दी सेल, ठीक है। अगर आपके क्या है, इसमें ये चीज़ बोली गई है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कि जो आपकी सेल का है, सेल का मूवमेंट किस में जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ कैसे जा रहा है हमारा सेल का मूवमेंट, क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बोली गई है। अब ना सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सॉल्यूट बोला गया है ना कि सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हमारा क्या कहते हैं हम कि हाई आपका वाटर कंसंट्रेशन, मतलब पानी का कैसे जाता है ना, हाई, पानी का आपका हाई से लेके लो में जाता है ना। और अगर मैं यहाँ सॉल्यूट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, सॉल्यूट की बात करूँ, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आपकी उस अकॉर्डिंग तो कम हुई, मतलब यहाँ पे जैसे वाटर की कंडीशन यहाँ ज़्यादा है तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ क्या ऑटोमेटिकली कम हो गई, वाइसा वर्सा मैंने बताया। तो वो किससे जाएगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा वाले में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी यही है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कहाँ कम है, आपकी बाहर कम है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, वहाँ से क्या करेगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, है ना, जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जाना है, यानी कि इंटरसेलुलर उसमें। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा जहाँ सेल आपकी सेल मतलब जो वाटर है वो आपका कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा। तो सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, यानी फूल जाएगी और मैं इवन बस्ट। यानी इसको अगर मैं अपनी तरीके से बताऊँ आपको तो कैसे कर सकते हो आप, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे ये रहा मेरा बीकर, ठीक है ना, बीकर के अंदर ये रहे मेरे मॉलिक्यूल्स, ये बना लिए मैंने मॉलिक्यूल्स। अब क्या है ना, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है बाहर, एक ना मैं बाहर और बना देती हूँ इस तरीके से, पहले ना इसको थोड़ा सा मैं रब करती हूँ फिर बनाती हूँ। जैसे ये बड़ा सा मैंने बना दिया है, ये आपका एक सरफेस है, इसके बाहर आपके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होगा, जो सेल होती है वो स्वेल करने लगती है, क्या करने लगती है, स्वेल करने लगती है। यानी कि इसमें वाटर कंसंट्रेशन कहाँ से मूव कर रहा है, बाहर से अंदर मूव कर रहा है, यानी बाहर का जो पानी का कंसंट्रेशन होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, हाई टू लो जाता है, और अंदर जो पानी का कंसंट्रेशन है वो कैसा होगा, कम होगा, इसलिए हाई टू लो जा रहा है। और ये सेल जो है वो क्या कर रही है, स्वेल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मेरी जो अगर यहाँ पानी ज़्यादा है तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पानी कम है तो यहाँ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बोली है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बाहर आपका क्या है, कम है, एंड जो अंदर है, ये सेल के अंदर जो है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए ये कैसा है, हाइपोटोनिक, कैसा है, हाइपो हो रहा है, फूल रहा है, कैसा हो रहा है, स्वेल कर जा रहा है, कैसा हो जा रहा है, स्वेल कर जा रहा है। और में इवन बस्ट, अगर ज़्यादा एक्सट्रीम केस हो गया तो फट भी सकता है ना, डेथ हो सकती है। अगर ज़्यादा क्या नाम है, लंबा ये और देर रह गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो बस्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, सेल आपका ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, वो क्या है, ज़्यादा है आपकी एज़ कम्पेयर टू इंटरसेलुलर मीडियम। यानी अगेन हम क्या ले लेते हैं, बीकर ले लेते हैं, ठीक है। बीकर के अंदर मेरा ये रहा सेल, सेल के अंदर मेरे मॉलिक्यूल्स कुछ, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से ना बाहर मूवमेंट हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, बाहर ये श्रिंक कर रहा है, यानी कि पानी का कंसंट्रेशन क्या है, अंदर आपका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर पानी का कंसंट्रेशन, बाहर पानी का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए तो हाई टू लो जा रहा है। तो अगर हम इसका वैसा वर्सा कर दें तो पानी अगर अंदर ज़्यादा है तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर कम है, अगर पानी बाहर कम है तो यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वही चीज़ इसने यहाँ बोली है कि जो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर आपकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या है,
ज़्यादा है, जो कि मैंने यहाँ दिखाया, बाहर वाले में ज़्यादा है, अंदर वाले में कम है, तो ये ऐसा मूवमेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या बोला हमने, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक में क्या हो जाता है, सेल क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है, यानी ये बिल्कुल पतली सी हो जाती है। प्लाज्मोलाइसिस जो प्लांट्स में होता है वो चीज़, ठीक। अगर ज़्यादा देर तक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया तो सेल श्रिंक कर जाएगी और फंक्शन करना बंद कर सकती है और मर भी सकती है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। 3 तरह के सोल्यूशन हो गए, आइसोटोनिक जिसमें सेम कंसंट्रेशन रहती है, हाइपोटोनिक जिसमें जिसमें आपका सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होता है बाहर एज़ कम्पेयर टू अंदर, ठीक है। तीसरा हाइपोटोनिक जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है, अंदर कम होती है। और अगर ये नहीं आ रहा है सॉल्यूट वाला, तो आप क्या कर सकते हो, वाटर की कंसंट्रेशन से समझ सकते हो। वाटर वाला बहुत आसान है, हाई टू लो वाला बस वाइस वर्सा याद रखो, आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को कवर करेंगे। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। और क्या नाम है, अपने दोस्तों को भी भेजना, शेयर करना। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर वीडियो पीछे दोबारा वॉच कर सकते हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।